हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इन सारे प्रश्नों को बोर्ड एग्जाम से पहले अच्छे से ज़रूर तैयार कर लेना है, क्योंकि ये वो सारे प्रश्न हैं जो लगातार रिपीट हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है, मिस नहीं करना है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे हम देखते हैं। और आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट करते चलना है और याद कर लेना है आपको। तो चलिए सीधे अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम लिखिए। इसमें क्या संशोधन करके आधुनिक आवर्त नियम प्राप्त किया गया? या ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त नियम जो है वो क्या है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखते हैं हम इसको कैसे लिखेंगे। तो अब आपको हेडिंग डालनी है, ऐसे ब्लैक पेन से आपको डालना है। मैंने रेड डाला है ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट तरीके से दिखाई दे। तो यहाँ पर आपको डालना है मेंडलीफ का आवर्त नियम, और इसमें लिखना है यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। तो हमसे प्रश्न में यही पूछा गया है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, इसमें क्या संशोधन करके आधुनिक आवर्त नियम प्राप्त किया गया, या आधुनिक आवर्त नियम क्या। ऐसे भी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो इसको आपको ऐसा लिखना है कि यदि तत्वों को उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये मेंडलीफ का आवर्त नियम था। ये आपको इस तरीके लिख देना है। उपर्युक्त नियम में परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक का उपयोग करके आधुनिक आवर्त नियम प्राप्त किया गया। आधुनिक आवर्त नियम जो है प्राप्त किया गया, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम जो है तत्वों के परमाणु भार पर आधारित है, जबकि आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो हमने ऊपर बता दिया मेंडलीफ का आवर्त नियम। तो मेंडलीफ ने क्या कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, बदलाव ला दिया गया, परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक कर दिया गया। तो यही हमारा आधुनिक आवर्त नियम हो जाता है। तो इस तरीके से आपको जो है इसको लिखना है। तो मेंडलीफ का जो आवर्त नियम था तत्वों के परमाणु भार पर आधारित है, जबकि जो आधुनिक आवर्त नियम है वो तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ये आपको लिख देना है। फिर आपको हेडिंग डालनी है कि आधुनिक आवर्त नियम ये क्या था। तो आपको भाषा में लिखना है कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित कर दिया जाए तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी उनके क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन मेंडलीफ के नियम में क्या था कि जो तत्वों के मतलब जो भौतिक और रासायनिक गुण थे वो परमाणु भार के आवर्ती फलन थे। तो यहाँ पे थोड़ा उसका उल्टा है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको देख लेना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये पहला प्रश्न था। अब इसके आगे थोड़ा सा और है, उसको भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा आपको ये भी बता देना है कि आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व, 7 आवर्त और 18 समूह हैं। कुल कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं, और कुल 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं यानी ग्रुप हैं। ये आपको लिख देना है। और इन तत्वों को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अगर आप ये सब लिख देंगे तो आपको अच्छा मार्क्स दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो ये पहला प्रश्न हो गया, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो आपको इसको नोट कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। ये प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न ये है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के किन्हीं 2 दोषों को बताएं। ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी के 2 दोषों को बताएं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो आपको लिखना है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के 2 प्रमुख दोष निम्नवत हैं। पहला कौन सा था कि जो तत्वों का जो क्रम है बढ़ते परमाणु भार के अनुसार ना होना। ठीक, तो इसको कैसे लिखना है। पहले तो ये कमी थी, दोष था कि जो मेंडलीफ ने क्या किया था, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में नहीं लिखा था। तो इसको आपको लिखना है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के ऐसे 4 युग्म है जिनमें अधिक परमाणु भार का तत्व कम परमाणु भार के तत्व से पहले रखा गया है। ये युग्म है, कौन कौन से हैं? जैसे आर्गन हो गया, इसका जो परमाणु भार है वो 39.4 होता है, और एक पोटेशियम है, इसका 39.1 होता है। तो आर्गन
का जो है परमाणु भार इससे ज़्यादा है ना पोटेशियम से, तो इसको पहले रखा गया ज़्यादा वाले को, और कम वाले को बाद में रखा गया है। तो यही इसमें बताया गया है कि जो मतलब तत्वों का क्रम है बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार ना होना। तो यहाँ पर देख लीजिए मतलब इन्होंने जिसका कम परमाणु भार है उसको पहले नहीं रखा, उसको बाद में रखा, ये इसका दोष है, ये इसका मतलब है। तो इसे आर्गन का था 39.4, लेकिन पोटेशियम का कितना है 39.9, इसको 39.1, इसको पहले रखना चाहिए था लेकिन इसको पहले नहीं रखा गया, इसको बाद में रखा गया। तो ये एक दोष था। और जैसे इसमें देख लीजिए कोबाल्ट का है 58.94 और जबकि निकल का है 58.69। तो कोबाल्ट से पहले निकल को रखना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट को पहले रखा। इसका परमाणु भार ज़्यादा है, इसका परमाणु भार कम है इससे, तो ये चीज़ है। और उसके बाद आता है टेलुरियम, इसका है 127.61 तथा आयोडीन का कितना है 126.92। तो इसका आयोडीन से ज़्यादा है, तो ये इन्होंने ज़्यादा वालों को पहले रख दिया, कम वाले को बाद में रख दिया। तो ये था, ये 4 युग्म है, चारों का परमाणु भार भी आपको आगे लिख देना है। तो पहला दोष यही था कि जो तत्वों का जो क्रम था बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार ना होना। इन्होंने क्या किया, मतलब ज़्यादा से कम की ओर गए, मतलब पहले जिसका ज़्यादा परमाणु भार उसको पहले लिख दिया और कम वाले को बाद में लिख दिया। लेकिन यही गलती थी, कम वाले को पहले लिखना चाहिए था। तो ये इनका एक पहला दोष है, ये आपको बता देना है। चलिए दूसरे दोष की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा दोष ये है समस्थानिकों का स्थान। तो इसमें आपको कैसे लिखना है कि अनेक तत्वों के ऐसे एक से अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं जिनके परमाणु भार तो भिन्न होते हैं परंतु रासायनिक जो गुण होते हैं वो समान होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक H1, H2 और H3, क्लोरीन के 2 समस्थानिक Cl यानी क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, कार्बन के 2 समस्थानिक कार्बन 12 और कार्बन 14 आदि हैं। तो परमाणु भार के आधार पर क्रम से करने पर इन समस्थानिकों को भी सारणी में अलग स्थान मिलना चाहिए, परंतु मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऐसा संभव नहीं था। तो इन्होंने मतलब सबसे बड़ा दोष क्या था, ये समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाए थे अपनी आवर्त सारणी में। तो ये भी इनका दूसरा दोष है, तो ये भी आपको लिख देना है। तो ये है समस्थानिकों का स्थान, ये इनका दूसरा बड़ा दोष था इनकी सारणी में, तो आपको बता देना है। और अगला जो है वो ये है हाइड्रोजन का द्वैध व्यवहार, ड्यूल नेचर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो कि प्रथम वर्ग यानी प्रथम वर्ग में था, आवर्त हाइड्रोजन जो कि प्रथम वर्ग यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ के धातुओं और सप्तम वर्ग के तत्वों के गुणों से समानता रखता है, को निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता है। तो ये हाइड्रोजन को भी स्थान नहीं दे पाए थे अपनी सारणी में। तो मैंने 2 पूछा था लेकिन मैंने 3 बता दिया, तीनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो तीनों को आपको जो है वो याद रखना। पहला कि इन्होंने क्या किया, तत्वों का जो क्रम है बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार ना होना। दूसरा ये है समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाए थे। तीसरा ये है हाइड्रोजन का द्वैध व्यवहार। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा प्रश्न ये है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इन तत्वों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको लिखना है कि आवर्त सारणी में S ब्लॉक तथा P ब्लॉक के तत्वों के मध्य स्थित तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। इनके बाह्य 2 कोश अपूर्ण रहते हैं तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन D उपकोश में भरा जाता है, इसलिए इन्हें D ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। तो ये हो गया संक्रमण तत्व क्या होता है। तो S ब्लॉक और P ब्लॉक के मध्य स्थित जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन लिख देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये सभी तत्व धातु होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या होते हैं, ये सभी तत्व जो होते हैं वो धातु होते हैं और ये रंगीन आयन बनाते हैं। इन तत्वों के आयन संकर आयन बनाते हैं क्योंकि इनमें उपकोश पूर्ण नहीं भरे होते हैं। ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये इनकी विशेषता पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आपको लिख देना। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो ये आपको अच्छे से नोट कर लेना। अगला प्रश्न ये है कि समझाइए कि आवर्त सारणी के एक वर्ग एवं एक आवर्त के परमाणु आकार में परिवर्तन किस प्रकार होता है। यानी परमाणु आकार में, यानी जब हम आवर्त में जाते हैं और वर्ग यानी समूह में जाते हैं तो जो परमाणु के आकार में परिवर्तन कैसा होता है वो आपको बताना है। तो कैसे, समूह में कैसे लिखेंगे कि जब किसी वर्ग में हम नीचे बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तथा तब उसके आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर एक कोश की वृद्धि होती है। तो समूह में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु आकार बढ़ता है। और वहीं अगर हम आवर्त की बात करें, आवर्त जो कि पड़ी लाइन होती है आवर्त, और जो समूह होता है वो खड़ी वाली लाइन जो होती है, मैं आपको दिखा भी दूंगा।
तो यह आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु आकार घटती है, क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का आकार घट जाता है। यानी आवर्त सारणी में अगर आप बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, बाएं से अगर आप दाएं की ओर जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु आकार जो है वो घटेगा। और अगर आप वहीं समूह की बात करें तो ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो जो मतलब परमाणु आकार है उसमें वृद्धि होती है, नहीं वो बढ़ता है। तो ये चीज़ आपको लिख देनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनको भी देख लेते हैं। प्रश्न ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और आवर्त हैं, तत्वों की संख्या बताएं। तो कुल 18 वर्ग हैं, ठीक, 7 आवर्त हैं और कुल 118 तत्व हैं, ये आपको याद रखना है। और फिर अगला प्रश्न ये है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो मोज़ले ने किया, ये आपको भी लिख देना है। और नोबेल गैस को किस ग्रुप में रखा गया, तो 18वें, ये आपको याद होना चाहिए। तो नोबेल ग्रुप को हमने किस में रखा है, 18वें में रखा है, ठीक। नोबेल गैस को 18वें ग्रुप में रखा गया है। उसके बाद ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी बनी है। लेकिन जो मंडलीय की आवर्त सारणी थी वो किस पे बनी है, परमाणु भार पर। ये प्रश्न जो पूछा गया है, तो आधार क्या है, तो परमाणु भार के आधार बनाया गया है। और वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न ये है कि वर्तमान समय में आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, तो कुल कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साइंस का क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।